हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग अमेजिंगली ग्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस क्लास। तो आज हम है सेशन 3 ऑफ मैट्रिसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आज जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में, है ना, दो मेजर टॉपिक्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स के एडजॉइंट के बारे में समझेंगे, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में आज की क्लास में समझने वाले हैं। इसके बाद में दूसरा एडजॉइंट से ही रिलेटेड टॉपिक जो है वो है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। पास्ट ईयर के अंदर आप क्वेश्चन देखोगे तो मेजर क्वेश्चन इन्हीं दो टॉपिक से पूछे गए हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स की बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। आज ही की सेशन में चालू करेंगे, आज ही खत्म करके एकदम अच्छे से बिल्कुल कमांड बना लेंगे इसके ऊपर। ओके, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, adjoint is defined like this: for any square matrix its adjoint is defined as transpose of its cofactor matrix, है ना। for any square matrix the transpose of its cofactor matrix is adjoint of that matrix। इस तरीके से डिफाइंड रहता है। जैसे कि सपोज मैट्रिक्स ए मैंने दी है यहाँ पे कि A11 A12 A13, ये इनके एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स का एड्रेस है बेसिकली, ठीक है। A21 A22 A23 A31 A32 A33। if this is matrix A then adjoint of A, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा कि कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने वाले हैं। ओके, तो इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो ये देखो एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा C11 C12 C13, है ना, C21 C22 C23 C31 C32 C33। दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। कोफैक्टर मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज ले लिया है। आप देख सकते हो कि भैया जो फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स थे वो फर्स्ट कॉलम के अंदर है। फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स क्या है, C11 C12 C13, उसको फर्स्ट कॉलम में रख दिया। सेकंड रो के जो कोफैक्टर्स थे वो सेकंड कॉलम के अंदर है, C21 C22 C23, है ना। और जो थर्ड रो के कोफैक्टर्स है वो थर्ड कॉलम के अंदर है। ओके, सो दिस इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स, है ना। इसकी जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होगी, इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या कहलाती है बेसिकली। कोफैक्टर मैट्रिक्स का मतलब हो जाता है कि अगर हम हर एलिमेंट को उनके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर के साथ रिप्लेस कर दे, ठीक है, इफ वी रिप्लेस एवरी एलिमेंट बाय देयर रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स, जैसे यहां पे देखो C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ये तो बच्चा लोग हो गई कोफैक्टर मैट्रिक्स, है ना, कि हर एलिमेंट को उनके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया। एडजॉइंट होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो देखो C11 C12 C13 फर्स्ट कॉलम के अंदर आ गया। क्लियर है, सिंपल। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, जैसे हमारे पास ये 2x2 मैट्रिक्स है। सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालो बच्चा लोग। C11 कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट विल बी व्हाट, इस एलिमेंट का कोफैक्टर आएगा जब अपन रो एंड कॉलम को डिलीट कर देंगे तो एक ही एलिमेंट बचा विच इज डिटर्मिनेंट ऑफ 5, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ 5। या फिर ऐसा बोलेंगे कि इसका जो कोफैक्टर होगा वो इसके माइनर के इक्वल होगा एंड माइनर इज डिटर्मिनेंट ऑफ 5 विच इज इक्वल टू 5 ओनली। अगर हम C12 के बारे में बात करें, दैट इज बेसिकली द कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट, तो जिस रो एंड कॉलम में है उसको डिलीट कर दिया। अब जो C12 होगा वो नेगेटिव ऑफ M12 होगा, है ना। इसका जो कोफैक्टर होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव ऑफ माइनर बिकॉज I प्लस जे इज एन ऑड नंबर। वेन एवर I प्लस जे इज एन ऑड नंबर, देखो फॉर्मूला ये रहता है कि Cij इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर I प्लस जे इंटू Mij। ये रिश्ता रहता है बच्चा लोग कोफैक्टर और माइनर के बीच में, ठीक है। कोफैक्टर of an element in the ith row and jth column is equal to -1 की पावर I प्लस जे इंटू Mij। तो अगर I प्लस जे ऑड है तो कोफैक्टर नेगेटिव ऑफ माइनर होता है, बट अगर I प्लस जे इज एन इवन नंबर देन कोफैक्टर इज इक्वल टू माइनर। अब अगर इस एलिमेंट के बारे में बात करें C12, दैट विल बी नेगेटिव ऑफ माइनर। और माइनर क्या होता है, माइनर इज दैट यू नो कि अगर अपन ने जिस रो एंड कॉलम में है उनको डिलीट कर दिया, जैसे इस एलिमेंट का माइनर निकालना चाह रहे हैं तो जिस रो एंड जिस कॉलम में ये एलिमेंट बैठा है उनको अपन ने हटा दिया। इसके बाद एलिमेंट क्या बचा, 4 ही बचा, तो इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 4,
तो दैट इज द माइनर, है ना, दैट इज M12। तो को फैक्टर इज नेगेटिव ऑफ माइनर, मतलब इसका जो को फैक्टर होगा वो -4 हो जाएगा। ओके, क्लियर। उसी तरीके से C21 इज बेसिकली द को फैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट। तो इसका जो को फैक्टर हो जाएगा वो -3 होगा, इसी तरीके से, है ना, नेगेटिव ऑफ माइनर होगा तो -3। ओके, एंड C22 इस एलिमेंट का जो को फैक्टर होगा वो इनके माइनर के ही इक्वल होगा, मतलब वो 2 ही आने वाला है। ओके, तो अपन ने हर एक एलिमेंट का को फैक्टर निकाल लिया। तो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी, ठीक है, C11 C12 अपन फर्स्ट कॉलम में रखेंगे, C21 C22 ये अपन सेकंड कॉलम में रखेंगे, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। C11 C12 फर्स्ट कॉलम में, तो C11 कितना है, 5 है, इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 5। ओके, C12 इज -4, इसकी वैल्यू -4 रख दो। C21 इज -3 एंड C22 its value is 2, so adjoint of A came out to be 5 -3 -4 and 2। ये अपने पास adjoint A की वैल्यू आ गई। हाँ जी चलो, easy। This is how we will find the adjoint of a 2x2 matrix। ओके, अब एक ट्रिक डेवलप कर लेते हैं 2x2 मैट्रिक्स के लिए। एक बड़ी ही प्यारी सी ट्रिक रहती है और ये सिर्फ और सिर्फ 2x2 के लिए वैलिड है। ट्रिक ये रहेगी बच्चा लोग, ठीक है, देखो ए और एडजॉइंट ए में क्या रिश्ता है, इनमें रिश्ता यह है कि डायगोनल के एलिमेंट्स तो इंटरचेंज हो गए, है ना। 2 5 था डायगोनल में, वो 5 2 बन गया। तो डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे एंड जो ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स है उनका अपन साइन बदल देंगे, उनको इंटरचेंज नहीं करेंगे, बस उनका साइन बदल देंगे, है ना। यहाँ पे देखो 3 की जगह -3 हो गया, यहाँ पे 4 की जगह -4 हो गया, ठीक है। सो टू फाइंड द, आगे वैसे मैंने लिख रखा है ये ट्रिक, to find the inverse of a 2x2 matrix, just interchange the diagonal element and change the sign of diagonal elements। जो डायगोनल में लिखे हैं एलिमेंट्स उनको इंटरचेंज कर दो, जो ऑफ डायगोनल में एलिमेंट्स लिखे हैं उनका सिर्फ और सिर्फ साइन बदल दो, सिंपल। चलिए, so adjoint of a 2x2 matrix can be directly found by interchanging the diagonal elements and changing the sign of the off diagonal elements। अगर मैट्रिक्स ये है A11 A12 A21 A22, then adjoint of A will be interchange the diagonal elements, उनको इंटरचेंज कर दिया और ऑफ diagonal elements का साइन बदल दिया, ठीक है। यहाँ पे ये -A12 आ जाएगा, यहाँ पे ये -A21। ओके बच्चा लोग, so this is how we'll find the adjoint of a matrix A which is of the order 2x2। 2x2 का है तो इस तरीके से करेंगे। ओके, जैसे अगर हमारे सामने ये मैट्रिक्स है जिसका हमें एडजॉइंट निकालना हो तो सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दिया, तो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी 6 2 एंड ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का साइन बदल दिया। ओके, 2 6 को 6 2 रख दिया, यहाँ पे 3 की जगह -3 -1 की जगह +1 आ गया। बहुत आसान, ध्यान रखना इस ट्रिक को। यहां पे देखो डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करेंगे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स इंटरचेंज हुए तो डायगोनल के एलिमेंट्स सेम ही है, तो cos अल्फा ही रहा, यहाँ पे माइनस साइन अल्फा इधर प्लस साइन अल्फा हो जाएगा। ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स का साइन बदलोगे और इधर ये प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा हो गया। ओके, सो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स। तो 2x2 के लिए तो हम यही ट्रिक लगाएंगे और इसी ट्रिक को एकदम अच्छे से दिमाग में रखेंगे। अगर 2x2 की मैट्रिक्स है, ये ट्रिक लगाओ, काम खत्म। अगर यही क्वेश्चन सपोज बोर्ड्स के अंदर आ जाता है तो एक एक स्टेप लिखना पड़ेगा फिर आपको, है ना। और वो स्टेप लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे वही जो मैंने पहले वाले में लिखा था ना कि पहले C11 लिखोगे, C11 को आप बोलोगे वो M11 के इक्वल है, M11 आपने निकाल दिया। फिर बाद में आप C12 लिखोगे, वो आप बोलोगे कि दैट इज नेगेटिव ऑफ M12 और माइनर निकाल दो इस एलिमेंट का M12। इसका माइनर क्या हो जाएगा, इसका माइनर माइनस साइन अल्फा है, उसका नेगेटिव। तो इस तरीके से अपन स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करेंगे अगर बोर्ड्स में आता है तो, ठीक है। बट अगर ये क्वेश्चन आ रहा है जेई के अंदर तो डायरेक्टली इस तरीके से करेंगे। बोर्ड्स में आ रहा है तो कैसे करेंगे, पहला एग्जांपल मैंने जिस तरीके से सॉल्व किया है एक बार उसको रेफर कर लो, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू बी सॉल्विंग इन बोर्ड्स एग्जामिनेशन। इफ मैट्रिक्स ए इज दिस देन फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए दे रखा है, हमें उसका एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, अब चाहे ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आए, चाहे ये क्वेश्चन जेई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आए, एक ही तरीका रहने वाला है।
बस बोर्ड्स के अंदर आएगा तो अपने को एक एक चीज लिखनी पड़ेगी, और बोर्ड्स के अंदर भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली अपन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले सबका कोफैक्टर लिखना स्टार्ट करो। जैसे C11 लिखा, C11 क्या हो जाएगा, M11 के ही इक्वल होगा। M11 क्या होगा, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ, जैसे ये और ये आपने डिलीट कर दिया तो इसका डिटर्मिनेंट दैट विल बी M11। ठीक है, तो दैट इज -1 1 6 4 डिटर्मिनेंट ऑफ दिस थिंग विच इज -4 -6 कितना आ गया, -10 मिल गया। क्लियर है ना। वैसे ही फिर आप C12 निकालोगे, बट C12 विल बी नेगेटिव ऑफ M12, ओके, बिकॉज 1 + 2 इज एन ऑड नंबर। और M12 क्या है बच्चा लोग, M12 देखो किसका डिटर्मिनेंट है, ये जिस रो एंड कॉलम में है उसको डिलीट किया तो इट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ 3 1 4 4, okay, which is 4 3s are 12, 12 minus 4 that is 8, and negative of 8 that will be -8। वो अपने पास C12 आ गया। ओके, फिर इसी तरीके से हमने C13 निकाला, C13 विल बी इक्वल टू M13, एंड M13 इज डिटर्मिनेंट ऑफ, हाँ जी, इसका डिटर्मिनेंट है, ये हो जाएगा 3 -1 4 एंड 6 का डिटर्मिनेंट, 6 3s are 18, 18 + 4 22, so that is M13, राइट। ओके, फिर इसी तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे, है ना, C21 निकालेंगे। ओके, C21 इज नेगेटिव ऑफ M21। M21 कितना आ रहा है, M21 मतलब जिस रो एंड कॉलम में ये A21 एलिमेंट है, दिस इज द एलिमेंट A21, है ना, ये जिस कॉलम में जिस रो में उसको डिलीट किया तो जो डिटर्मिनेंट बनेगा दैट इज M21 विच इज 2 0 6 4, ओके, विच इज इक्वल टू 8, है ना, और ये नेगेटिव साइन बाहर था तो -8, सो दैट इज C21। ओके, इसी तरीके से अपन C22 निकाल लेंगे। ओके, देखो C22 M22 के इक्वल ही आ जाएगा, और M22 क्या मिलेगा, है ना, जिस रो एंड कॉलम में उसको डिलीट किया तो 4 × 1 4 4 - 0, so that will be 4 only। ओके, फिर दिस इज हाउ विल कैलकुलेट C23। C23 मतलब इसका डिटर्मिनेंट, है ना, मतलब बेसिकली तो दैट विल बी नेगेटिव ऑफ M23, है ना, M23 का नेगेटिव है तो 6 1 6 6 - 8 6 - 8 दैट इज -2, है ना, 6 - 8 -2 का नेगेटिव क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ये C23 आ गया। ओके, फिर हम लोग आगे कैलकुलेट करते हैं। ओके, क्लियर इतनी बात है। नाउ लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C31। C31 मतलब इस एलिमेंट का कोफैक्टर, अब इस एलिमेंट का जो कोफैक्टर होगा वो माइनर के इक्वल ही होगा, और इसका माइनर दिख रहा है 2 मिल रहा है, इसका माइनर 2। ठीक है, फिर आप कैलकुलेट करोगे C32 इज नेगेटिव ऑफ द माइनर। ओके, अब इसका माइनर क्या है, देखो इसका माइनर मेरे को दिखाई दे रहा है 1 1 - 0 1 दिखाई दे रहा है, इसका माइनर 1 है तो नेगेटिव ऑफ माइनर दैट इज -1। ये अपने पास C32 आ गया। फिर हमने C33 लिख दिया, C33 इज इक्वल टू इट्स माइनर, और इसका माइनर आ रहा है -1 -6 -1 -6 दैट इज -7। ओके, तो ये सारी वैल्यूज अपन ने रख दी यहाँ पे। नाउ लेट्स राइट द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से क्या आएगा, ओके, C11 C12 C13 को अपन फर्स्ट कॉलम में रखेंगे बिकॉज कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है एडजॉइंट। ओके, तो C11 C12 C13 फर्स्ट कॉलम में आ गया, मतलब -8 -10 -8 + 22। ठीक है, -10 -8 + 22, तो C11 C12 C13 रख दिया हमने फर्स्ट कॉलम में। C21 C22 C23 सेकेंड कॉलम में आएगा। देखो C21 C22 C23 आर दी कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो, ये तीन क्या है, सेकेंड रो के कोफैक्टर है जिसको अपन सेकेंड कॉलम में रखेंगे। ओके, तो C21 की वैल्यू है -8, C22 की वैल्यू है +4, C23 की वैल्यू है +2। ओके, C31 ये तीन क्या है, ये थर्ड रो के कोफैक्टर्स है, थर्ड रो के कोफैक्टर्स को अपन थर्ड कॉलम में रख रहे हैं विच इज 2 -1 -7 दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इज बेसिकली ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स जो हमने सामने लिख दिया है।
तो इस तरीके से अपन लोग कैलकुलेट करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। ये तो देखो मेथड हो गया कि अपन ने एक एक चीज को लिखा है प्रॉपरली, बट अगर सपोज मैं जेई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एग्जामिनेशन पॉइंट में अपन ये एक एक चीज लिखेंगे नहीं, कैलकुलेशन वहां पे ये सारी कैलकुलेशन मेंटली होगी वहां पे कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसी कैलकुलेशन को चलो एक बार मेंटली अपन अटेम्प्ट करते हैं, है ना, मेंटल कैलकुलेशन करते हैं। ओके, तो एडजॉइंट ऑफ ए मुझे लिखना है, तो इस जगह पे क्या लिखूंगा? सबसे पहले यहां पे रखूंगा मैं इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर -4 -6 कितना मिल गया? -10। ठीक है, क्लियर है। इस जगह पे क्या रखूंगा मैं? इस जगह पे मैं इसका कोफैक्टर रखूंगा। देखो कॉलम्स के कोफैक्टर रो में आएंगे, है ना, कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले रहे हैं ना, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो इसका जो कोफैक्टर होगा वो यहां पे मिलेगा। ठीक है, तो इसका कोफैक्टर कितना है? 8 - 0, इसका नेगेटिव 8 - 0 का नेगेटिव, दैट विल बी -8। ओके, सिंपल। फिर इसका कोफैक्टर यहां मिलेगा अपने को। ओके, इसका कोफैक्टर कितना आएगा? 4, है ना, ये 2 माइनस, ठीक है, ये 2 - 0, मतलब इसका कोफैक्टर 2 आएगा, वो यहां पे आएगा। समझ में आ रही बात है? फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर्स फर्स्ट रो के अंदर रख दिए। ओके, या फिर ऐसा समझो कि फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स को फर्स्ट कॉलम में रखेंगे। ओके बच्चा लोग, तो यहां पे फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स देखो, यहां पे इसका जो कोफैक्टर होगा 2 का, वो यहां पे मिलने वाला है। 2 का कोफैक्टर कितना है? 12, 12 - 4 8, उसका नेगेटिव -8, है ना। 2 का माइनर है 8, तो उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? -8, जो कि अपन यहां पे रखेंगे। ओके, फिर देखो 0 का जो कोफैक्टर होगा, 0 का कोफैक्टर हो जाएगा 18 + 4, है ना। इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर है 18 + 4 20। ठीक है, सॉरी 18 + 4 22, 22 अपन यहां पे रखने वाले हैं, है ना, इसका कोफैक्टर यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्टली मेंटल कैलकुलेशन करके भी डायरेक्ट अपन एडजॉइंट लिख सकते हैं, वो ज्यादा सही तरीका है। और मैं किसी ट्रिक को फॉलो करना मतलब रिकमेंड नहीं करूंगा। इससे अच्छा आप ये है कि इसी मेथड को बहुत अच्छे से सीखें, इसके ऊपर कमांड बना ले और डायरेक्टली अपन यहाँ पे रखें। अदरवाइज इसकी और बहुत ट्रिक्स भी रहती है ना, मार्केट में और ट्रिक्स भी है इसकी, एडजॉइंट ए निकालने की ट्रिक्स, बट उस ट्रिक्स को फॉलो करना मैं ट्रूली रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि ये कोफैक्टर्स निकालो, क्योंकि टाइम ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सेव कर रही है। अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो उसके लिए मैं ट्रिक फॉलो करना बिल्कुल रिकमेंड करता हूं, क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स के अंदर ट्रिक भी बड़ी प्यारी है ना, कि सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज किया, ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स का साइन बदल दिया, तो बड़ी ही प्यारी ट्रिक है। बट इसके लिए जो ट्रिक भी है वो भी कोई इतनी प्यारी है नहीं। ट्रिक में भी आपसे बेसिकली वो कोफैक्टर ही कैलकुलेट करवा रहे हैं, तो यू डोंट नीड टू फॉलो एनी ट्रिक, यू जस्ट हैव टू गो विद दिस मेथड, मेक योर कमांड ओवर दिस मेथड एंड ट्राई टू डू दिस मेंटल कैलकुलेशन, कि अपन यहां से यहां डायरेक्ट पहुंच जाए। कैलकुलेशन सारी मेंटली करें कि फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स निकाले, उसको अपन फर्स्ट कॉलम में रख दे। सेकंड रो के कोफैक्टर्स निकाले, दिमाग में ही है ना, पहले इसका कोफैक्टर निकाला, फिर इसका, उसको अपन सेकंड कॉलम में रखें। तो ये तरीका रहेगा कि मेंटल कैलकुलेशन करके अपन फटाफट से एडजॉइंट निकाल लें। ओके, क्लियर। अब एडजॉइंट के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ n क्रॉस n, A times adjoint A is equal to determinant of A into identity matrix। आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद है आपको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती थी जिसके अंदर डायगोनल में 1 रहते थे, मेन डायगोनल में 1, बाकी हर जगह 0। दिस मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। वैसे ही ऑर्डर 2 की भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहती है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। अब A टाइम्स एडजॉइंट A, अगर मैं किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करूं या एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई कर दूं, तो उनका प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या समझ में आ रहा है कि ए इंटू एडजॉइंट ए, इसका जो प्रोडक्ट है एक डायगोनल मैट्रिक्स आ रहा है। कैसे आ रहा है? डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है, और उसको आपने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज व्हाट? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज अ स्केलर नंबर, एक स्केलर नंबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इस बातों का ध्यान रखें। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो डायगोनल में डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही मिलने वाला है। अच्छा, इसको समझते हैं, इसका प्रूफ बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ रहेगा, बहुत इजी भी इसका प्रूफ है। ओके, तो इसके प्रूफ समझते हैं, और आगे जितनी भी प्रॉपर्टीज आने वाली है, ये तो पहली प्रॉपर्टी से स्टार्ट हुए है, ये गॉड प्रॉपर्टी है एडजॉइंट की।
आगे जितनी भी प्रॉपर्टीज आने वाली है सारी सारी प्रॉपर्टीज हम इसी प्रॉपर्टी से डिराइव करते हैं. सो दैट इज व्हाई दिस प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So let's get started on how to prove this property. So A times adjoint A is equal to determinant of A into identity matrix, or adjoint A into A is equal to determinant of A into identity matrix. Let's prove that. So देखो मैट्रिक्स A ये है, हमने कोई स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ले ली A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. ठीक है, तो इसका एडजॉइंट क्या होगा? एडजॉइंट होगा C11 C12 C13 फर्स्ट कॉलम में. देखो फर्स्ट रो के जो कोफैक्टर्स है वो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो के जो कोफैक्टर्स है वो सेकंड कॉलम में लिखे हैं, थर्ड रो के जो कोफैक्टर्स है उनको अपन ने थर्ड कॉलम में लिखा है. बेसिकली डेफिनेशन ही एडजॉइंट की क्योंकि ये होती है कि एडजॉइंट ऑफ ए इज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स, है ना, यही डेफिनेशन रहती है, तो लिख दिया. ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं. जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चा लोग रो इंटू कॉलम वे से करोगे. तो फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब आप एलिमेंट्स को उनके खुद के ही कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो. तो जब एलिमेंट्स को उनके खुद के ही कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू जो आती है वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है ना. तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बट फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम वो देगा 0. तो देखो यहां पे 0 लिखा है ना, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, बिकॉज फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को आप सेकेंड रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो. तो अगर आप किसी रो के एलिमेंट्स को किसी और रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी. और ये C21 C22 C23 क्या है? सेकेंड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स है. C21 C22 C23 आर दी कोफैक्टर्स ऑफ A21 A22 A23. तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को हम सेकेंड रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए 0 मिलेगा. फिर देखो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज हाउ यू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस, है ना. इसी तरीके से हम लोग दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं कि अगर हम मैट्रिक्स ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो जब भी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो रो इनटू कॉलम तरीके से किया जाता है कि फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से. इस तरीके से हमें फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट्स मिल जाते हैं. तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही आ रहा है, बट इसका जो दूसरा एलिमेंट है वो 0 मिल रहा है और इसका तीसरा एलिमेंट भी क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है. तो दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो. ओके, ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू निकाल रहे हैं अपन लोग. अब ये सिलसिला चलेगा बच्चा लोग सेकंड रो के साथ में कि सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर सेकंड रो को आप थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो सेकंड रो के तीनों एलिमेंट्स मिलने वाले हैं. तो देखो जब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मिल जाएगा, क्योंकि सेकंड रो के एलिमेंट्स को आप फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है 0. ओके, बट सेकंड रो के एलिमेंट्स को उनके खुद के ही कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे देता है. ठीक है, तो सेकंड रो के एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स ओन कोफैक्टर दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. ये क्योंकि प्रॉपर्टी होती है ना डिटर्मिनेंट की कि सिंस सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम विद करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए एंड अदरवाइज 0. अगर उनके खुद के ही कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया तो जो वैल्यू आएगी उस एक्सप्रेशन की वो 0 आने वाली है. बट अगर आपने उसको खुद के ही कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगा. तो ये बात है बच्चा लोग, है ना. तो सेकंड रो को यहां पे सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो इनके खुद के ही कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे देगा. बट सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0. अभी क्लियर? अब यही सिलसिला हम लोग वापस से थर्ड रो के साथ अपनाएंगे कि दिस मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, दिस मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम, दिस मल्टीप्लाइड बाय थर्ड कॉलम, दैट विल गिव अस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो. तो सबसे पहले इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, फिर इसको अपन सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 0 मिलेगा. जब इसको थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो थर्ड कॉलम में देखो इनके खुद के ही कोफैक्टर्स लिखे हैं तो इसलिए वो अपने को डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगा. तो A इंटू एडजॉइंट ए का प्रोडक्ट ये आ गया, A इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू अ मैट्रिक्स. क्योंकि बच्चा लोग देखो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक मैट्रिक्स ही मिलेगी आउटकम में, एक मैट्रिक्स मिल रही है. और एक किस टाइप की मैट्रिक्स मिल रही है? जिसके अंदर डायगोनल में डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है.
अब आपको मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कुछ वैल्यू देगा, एक स्केलर नंबर है, तो आप चाहो तो इस नंबर को कॉमन निकाल सकते हो। तो आपने इसको कॉमन निकाला तो ऐसा लिख दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय, और जब ये कॉमन जाएगा तो डायगोनल में 1 1 1 बन जाएंगे। तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ए इंटू एडजॉइंट ए क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए और एडजॉइंट ए का प्रोडक्ट, ए और एडजॉइंट ए का प्रोडक्ट क्या आता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स आती है। और वो कौन सी डायगोनल मैट्रिक्स आती है, वो मैट्रिक्स आती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज द डायगोनल मैट्रिक्स। अभी क्लियर, सिंपल, बहुत ज्यादा। तो इसी तरीके से अपन ये भी शो कर सकते हैं कि एडजॉइंट ए इंटू ए का भी प्रोडक्ट यही सेम आने वाला है, वो अपन शो कर सकते हैं। जब अपन है ना इसको प्री मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम चीज यही फाइनल, जैसे अपन ने इस तरीके से शो किया है वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। तो बस इसको ये ध्यान रखना बच्चा लोग, अब फाइनली इस स्टेटमेंट को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना कि चाहे ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करो या एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करो, है ना, सेम वैल्यू आती है। जनरली ऐसा होता नहीं है, जनरली ऐसा नहीं होता कि ए बी और बी ए सेम आ जाए, बट यहां पे ऐसा हो रहा है कि ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करो या फिर एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो, जो आउटकम रहेगा वो एक डायगोनल मैट्रिक्स आएगी जिसको अपन बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी क्लियर? अब देखो, अब इसी प्रॉपर्टी से और बहुत सारी प्रॉपर्टी आई है। पहली प्रॉपर्टी पे गौर फरमाएंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n माइनस 1। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n माइनस 1। तो लेट्स प्रूव द फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है ना, चलो इसको अगले पेज पे ही प्रूव करते हैं। ओके, पहली प्रॉपर्टी कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए is determinant of a raised to the power n minus 1. Okay, let's prove it. तो हमें ऑलरेडी पता है, we know that a into adjoint of a is equal to determinant of a into identity matrix। ये देखो प्रूफ भी बड़ा ही प्यारा सा है ना। यहाँ पे प्रूफ की एक एक लाइन गोल्ड है, इस प्रूफ की एक एक लाइन गोल्ड है। उस एक एक लाइन से आप बहुत सारी चीजें समझ सकते हो। एक मैट्रिसेस और एक डिटर्मिनेंट के बीच का आपको फर्क दिखाई दे रहा होगा हर एक लाइन के अंदर। ओके, सबसे पहले यहाँ पे ये n क्या है, n इज द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स, है ना, कि 3 ऑर्डर की है या 2 ऑर्डर की है। ठीक है, मतलब बेसिकली 3 क्रॉस 3 है या 2 क्रॉस 2 है, तो n इज द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। ओके, नाउ A into adjoint A is equal to determinant of A into identity matrix of order n। अगर A 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 मिलेगी यहाँ पे, है ना। अगर ये 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 होगा इधर। ठीक है, 2 की है तो 2 के ऑर्डर की होगी। क्लियर? अब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालनी है, तो टेक डिटर्मिनेंट। ठीक है, टेक डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में बन रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो ये वाली पूरी चीज डिटर्मिनेंट के अंदर आ गई, है ना। अब इधर देखो एक प्रॉपर्टी यूज होगी बच्चा लोग, प्रॉपर्टी यहां पे ये यूज हो रही है। ठीक है, हमें पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, अगर हम मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी आता है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। दूसरी एक प्रॉपर्टी यहां पे यूज हो रही है कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, अगर किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं के टाइम से, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए विल बी इक्वल टू के रेज टू द पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ के ए विल बी इक्वल टू के रेज टू द पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन मैं वैसे पहले पुराने सेशंस में बता चुका हूं, बट एक बार फिर से आपको रिकैप दे देता हूं कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जब देखो आप किसी के को किसी मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हर एक एलिमेंट से जाके चिपक जाएगा। सही बात है, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट जब आप इसको कॉमन लोगे, आप देखो डिटर्मिनेंट में से कॉमन ले जा रहे हो, तो जब आप कॉमन लोगे तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी रहती है कि हर एक रो से कॉमन जाएगा, रो बाई रो कॉमन लेके जाते हो बेसिकली आप। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे वैल्यू पूछूं ना कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a1 2b1 2c1 2a2 2b2 2c2, ठीक है, 2b2 2c2, है ना,
2a3, 2b3, 2c3. If I ask you its value will be 2 cube times determinant of a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3. 2 क्यूब टाइम्स आई है. 2 क्यूब टाइम्स क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट रो से कॉमन गया, फिर सेकंड से कॉमन गया, फिर थर्ड से कॉमन गया, तो 2 की पावर 3 बाहर गई. ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस चीज का ध्यान रखें. जहां पे 3 क्या है, इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर है ना. ये ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट था तो 2 क्यूब आया. ऑर्डर 4 का डिटर्मिनेंट होता तो 4 रो से अपन 2 को बाहर ले रहे होते. ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट होता तो सिर्फ 2 ही रो से 2 बाहर आता, तो 2 स्क्वायर बाहर आता. तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के रेज टू द पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये यहां पे यूज होने वाली है. ठीक है. एंड अगली प्रॉपर्टी की डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1. आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या रहता है? 1, क्योंकि उसके अंदर डायगोनल में 1 1 1 रहता है. आप कैलकुलेट कर लो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू, है ना. अगर आप इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा बच्चा लोग? इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आ जाएगी. ओके, तो इन प्रॉपर्टीज का अपन यूज कर रहे हैं यहाँ पे. तो देखो A इंटू एडजॉइंट है, ये तो दो मैट्रिसेस है मल्टीप्लीकेशन में, है ना. इसको A, इसको मैट्रिक्स B मान लो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B. तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यूज होगी. ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A. ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू. अब इसको आप देखोगे तो ये के लिखा है, देखो के, क्योंकि एक स्केलर है. के से मैं किसी स्केलर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं. ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ के आई है. तो डिटर्मिनेंट ऑफ के आई इज इक्वल टू के रेज टू द पावर n टाइम्स, है ना, इज इक्वल टू के रेज टू द पावर n टाइम्स. ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ आई, ऐसा मिलेगा. ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के रेज टू द पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो डिटर्मिनेंट ऑफ के आई इज इक्वल टू के रेज टू द पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ आई. क्लियर इतनी बात है. ये बड़ा ही प्यारा सा स्टेप था, बहुत प्यारा स्टेप था. खूबसूरती समझना इस स्टेप की, इस स्टेप की ब्यूटी समझना यार. क्योंकि यहां पे देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी नंबर के को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ के आई लिखा है. डिटर्मिनेंट ऑफ के आई इज के रेज टू द पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ आई. अब डिटर्मिनेंट ऑफ आई की वैल्यू क्या है बच्चा लोग? 1 है. ओके, तो इसकी वैल्यू हम लोग 1 रख देंगे. यहां पे ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n. अब ये पूरा स्केलर है. ठीक है, ये भी एक स्केलर है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए भी एक स्केलर नंबर है. तो इधर से डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ ए को डिवीजन में भेज दिया. इसीलिए डिवीजन में भेज पाए क्योंकि एक ये स्केलर नंबर था. ऐसे अपन किसी मैट्रिक्स को नहीं भेज सकते डिवीजन में, बट इसका मैट्रिक्स का क्या है, ये मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट है. तो डिटर्मिनेंट को अपन भेज सकते हैं. एक नंबर है, नंबर को अपन ने भेज दिया डिवीजन में. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n माइनस 1. तो दैट इज द वैल्यू फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए. तो ये पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई. बड़ा ही इंपॉर्टेंट, देखो प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और ये प्रॉपर्टी तो है ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. एक बार अच्छे से देख लेंगे बच्चा लोग प्रूफ को, देन लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन. नाउ गाइस लेट्स मूव अहेड टू द सेकंड प्रूफ. सेकंड प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ. एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n माइनस 2 इंटू मैट्रिक्स है. अच्छा, सेकंड प्रूफ स्टार्ट करने से पहले एक बार मोटा मोटा अपने को आइडिया रहना चाहिए सेकंड प्रूफ का. सेकंड प्रूफ क्या बोल रहा है कि यार हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक मैट्रिक्स है ना. राइट हैंड साइड भी क्या है, एक मैट्रिक्स है. क्योंकि अपन एडजॉइंट ले रहे हैं, एडजॉइंट ए का फिर से एडजॉइंट ले रहे हैं. तो जब भी अपन किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेते हैं तो एक मैट्रिक्स प्राप्त होगी. ऑब्वियस सी बात है. जैसे एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स होगी. अब सपोज इस मैट्रिक्स को मैंने बी नाम दे दिया, एडजॉइंट ऑफ बी एक मैट्रिक्स ही होगी. और राइट हैंड साइड को आप ध्यान से देखोगे तो राइट हैंड साइड भी एक मैट्रिक्स लिखा है. एक स्केलर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है किसी मैट्रिक्स से, तो वो एक मैट्रिक्स से मिलेगा. ठीक है, इधर देखो फर्स्ट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड भी स्केलर था, राइट हैंड साइड भी एक स्केलर था.
थर्ड के अंदर देखो डिटर्मिनेंट पूछा है तो राइट हैंड साइड एक स्केलर नंबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n माइनस 1 स्क्वायर। ओके, तो बस इतना सा बस आपको आइडिया देना था। बाकी अब इसके प्रूफ पे आता है, डिटेल प्रूफ में, बड़ा ही मजेदार इसका भी प्रूफ। ओके, नाउ सेकेंड प्रूफ जो कि है कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n माइनस 2 टाइम्स मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हम प्रूव करने जा रहे हैं। ओके बच्चा लोग, तो वी ऑलरेडी नो अगर मैं बोलूं कि b इंटू एडजॉइंट b क्या होगा बच्चा लोग, b इंटू एडजॉइंट b क्या होगा, तो आप बोलोगे डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, है ना। b इंटू एडजॉइंट b इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही वो गॉड प्रॉपर्टी जो मैंने बोला था, अच्छे से याद रखना है कि a एडजॉइंट a डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, b एडजॉइंट b इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, यहां पे ही मैं b को रिप्लेस कर रहा हूं किससे, लेट b इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a, है ना, कि यहां पे ये जो मैट्रिक्स b है उसको अपन ने एडजॉइंट ऑफ a कंसिडर किया है। तो जब ऐसा कंसिडर करेंगे तो ये देखो क्या बनेगा, एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो जरा, b की जगह एडजॉइंट a लिख दिया, तो एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सही बात है ना यार, क्योंकि ये देखो ये प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी में आप मैट्रिक्स b लिखो कि मैट्रिक्स मसाला लिख दो, कुछ भी लिख दो, है ना, बात समझ में आ रही है, कि मैट्रिक्स m लिख दो भले, m इंटू एडजॉइंट m इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स जो ली है वो एडजॉइंट a ले ली, एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, अभी अभी इसकी वैल्यू निकाली थी, इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेफ्ट हैंड साइड लिखा है एडजॉइंट a इनटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a। ठीक है, ये लिखा है, ओके, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब दोनों साइड में क्या करने वाला हूं, प्री मल्टीप्लाई बाय a, प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं a से, क्योंकि देखो अपने को तो इसकी वैल्यू निकालनी है ना, अपने को इसकी वैल्यू चाहिए, तो मतलब ये वाला पार्ट अपने को गायब चाहिए। बट ऐसा नहीं कर सकता कि डायरेक्टली डिवीजन में भेज दूं, क्योंकि मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स है, ऐसा डिवीजन में नहीं भेज सकते डायरेक्टली। बट मुझे ये पता है कि अगर मैं इसको a से मल्टीप्लाई कर दूं तो a एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a बन जाएगा इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। तो दोनों साइड अपन ने प्री मल्टीप्लाई किया है a से, तो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, अब यहां पे देखो प्री मल्टीप्लाई बाय a किया है, तो यहां पे भी प्री मल्टीप्लाई बाय a करो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू द पावर n माइनस 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने प्री मल्टीप्लाई कर दिया a से। ये तो देखो स्केलर था, स्केलर को तो आप आगे रखो पीछे रखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर जब हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या a से प्री मल्टीप्लाई किया है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने a से प्री मल्टीप्लाई कर दिया। बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स की यही खूबसूरती है कि वो हो के भी ना है। ठीक है, मतलब कि अगर हमने किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है तो आप सिर्फ उसको a ही लिख दो, आपको ये a इंटू आई एन लिखने की फॉर्मेलिटी नहीं करनी, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है तो वो वही मैट्रिक्स बनती है। तो इसलिए बच्चा लोग a इंटू आई एन को अपन a ही लिख देंगे राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो राइट हैंड साइड बन रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज मैट्रिक्स a ओनली। अब लेफ्ट हैंड साइड में गौर फरमाना, लेफ्ट हैंड साइड में a इंटू एडजॉइंट a क्या बनेगा, a इंटू एडजॉइंट a बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ a, ये बन रहा है। देखो अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यही मैट्रिक्स मिलेगी, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए की ये ब्यूटी है कि ये स्केलर नंबर बन गया, अब मैं इसको डिवीजन में भेज सकता हूं वहां पे, अब मैं डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एक ये स्केलर नंबर है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n-1 जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो ये पावर क्या हो जाएगा, n-2 हो जाएगा, है ना। पावर एक कम हो जाएगा ना, जब डिवीजन में जाएगा तो पावर n-1 की बजाय n-2 बचेगा, और यहां पे इन दोनों का प्रोडक्ट तो एडजॉइंट ऑफ ए ही आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए गया उस साइड डिवीजन में, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n-2 टाइम्स मैट्रिक्स ए, हेंस प्रूव्ड। यही चीज अपने को प्रूव करने का था, ठीक है, कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n-2 टाइम्स मैट्रिक्स ए, विच इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम का प्रूफ है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें कि भैया एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए एक मैट्रिक्स आने वाली है, और वो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n-2, ठीक है। स्पेशली फॉर जैसे फॉर ऑर्डर 1, फॉर ऑर्डर 2, ठीक है, फॉर ऑर्डर 2 मैट्रिक्स, फॉर ऑर्डर 2 मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n-2, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर 2-2 इंटू मैट्रिक्स ए बन जाएगा। जब पावर 0 हो गई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर 0 दैट इज 1 ओनली, तो फॉर ऑर्डर 2 मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए मैट्रिक्स ए के ही इक्वल आ जाता है ना। फॉर ऑर्डर 2 मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स ए के ही इक्वल आ जाएगा, ठीक है। जो अपन देख भी सकते हैं एग्जांपल के थ्रू कि अगर मैं सपोज एक मैट्रिक्स ए बनाता हूं, मैट्रिक्स ए है सपोज a1 b1 a2 b2, तो इसका एडजॉइंट क्या होगा बच्चा लोग, है ना, इसका एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए विल बी, कि ट्रिक लगा देंगे डायरेक्टली कि चेंज द डायगोनल एलिमेंट्स एंड चेंज द साइन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज किया तो यहाँ पे b2 हो जाएगा, यहाँ पे b1 हो जाएगा, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का सिर्फ साइन बदलेगा, ठीक है, इनका सिर्फ साइन बदल गया, ये एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। अब फिर से इसका एडजॉइंट लेना है ना, अब फिर से अपने को इसका एडजॉइंट लेना है, तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, अगर आप फिर से इसका एडजॉइंट लोगे तो फिर से डायगोनल एलिमेंट्स बदलोगे, तो b2 a1 a1 b2 मिल जाएगा, b2 a1 a1 b2 मिल जाएगा, एंड ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स अपना साइन बदल लेंगे बस, ठीक है, तो यहां पे ये प्लस b1, यहां पे प्लस a2, तो क्या एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए मैट्रिक्स ए ही मिल गई अपने पास, यस। तो फॉर ऑर्डर 2 मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ है ना, इस फॉर्मूले में n की जगह पे 2 रख दिया तो भी अपने को दिखाई दे रहा है कि दैट इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए ओनली। और ऑर्डर 3 के लिए क्या हो जाएगा फिर सोचो, अगर ऑर्डर 3 है n की जगह पे 3 रखूंगा तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू मैट्रिक्स ए, दैट विल बी देयर फॉर ऑर्डर 3 मैट्रिक्स। क्या क्लियर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ। अब चलिए बच्चा लोग चलते हैं अगले प्रूफ की तरफ, ठीक है, दैट इज थर्ड प्रूफ इज अबाउट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n-1 स्क्वायर, है ना। तो लेट्स प्रूव इट। तो इसका प्रूफ सेकंड प्रूफ से ही होगा कि हमें पता है, वी नो that adjoint of adjoint A is equal to determinant of A raised to the power n-2 times मैट्रिक्स A। ये होता है adjoint of adjoint A की वैल्यू, सही बात। दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेने वाले हैं, अब दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लो, बहुत ब्यूटीफुल। देखो अभी एप्लीकेशन लगेगी आपको कि डिटर्मिनेंट है ना, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बनेगा, सही बात। राइट हैंड साइड में जितना भी राइट हैंड साइड है एक डिटर्मिनेंट के अंदर बंद हो जाएगा, है ना, दो दीवारें आ गई इसके दोनों तरफ, देखो है ना, इसके दोनों तरफ ये दीवारें हमने बेसिकली ये डिटर्मिनेंट हमने बना दिया। आर वी क्लियर? अब फिर से देखो डिटर्मिनेंट की एक प्यारी सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि यहां पे ये है एक स्केलर के,
ये क्या है, एक स्केलर k है, और डिटर्मिनेंट ऑफ के ए क्या होता है बच्चा लोग, है ना, वी नो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के रेज टू द पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये प्रॉपर्टी यहां पे यूज होगी। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के रेज टू द पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये बन जाएगा कि के रेज टू द पावर n, के है ये, इसकी पावर n, ठीक है, देखो के रेज टू द पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखो जरा, अच्छा लग रहा है देखने में कि ये k रेज टू द पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a, k है डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू द पावर n माइनस 2, इसकी होल पावर n इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पे, ठीक है, शानदार, मजेदार। तो ये बन रहा है देखो डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू द पावर n स्क्वायर माइनस 2n मल्टीप्लाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू द पावर 1। तो पावर्स यहाँ पे ऐड हो जाएगी, विच इज डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू द पावर n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, पावर्स ऐड कर दी। तो ये क्या बन रहा है, n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू द पावर n माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये अपने पास एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a की वैल्यू आ गई। दैट इज आवर फाइनल आंसर। अभी क्लियर बचा लोग, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी आप प्रॉपर्टी अच्छे से दिमाग में रखोगे। तो अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टीज जो पढ़ी है, जो अच्छे से अपने को दिमाग में रखनी है, याद करनी है। पहली प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है, और ये सारी प्रॉपर्टी आई कहां से, यहां से आई है, इसको मत भूल जाना। ये जो गॉड प्रॉपर्टी है इनकी, a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको मत भूल जाना, ठीक है, a इंटू एडजॉइंट a या फिर एडजॉइंट a इंटू a, ठीक है, या फिर एडजॉइंट a मल्टीप्लाइड बाई a। तो इट्स प्रोडक्ट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी में ही दोनों साइड डिटर्मिनेंट लिया था, तो ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। यहां पे a की जगह पे एडजॉइंट a से रिप्लेस कर दिया था, तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने प्रूव करी थी कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू द पावर n माइनस 2 इंटू मैट्रिक्स है। तीसरी प्रॉपर्टी देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर क्या, n माइनस 1 स्क्वायर। तो देखो सेकंड में कुछ अलग है, क्या अलग है, सेकंड प्रॉपर्टी में ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ठीक है। सेकंड में ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n माइनस 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई हो रहा है। थर्ड में ध्यान रखें, है ना, फर्स्ट और थर्ड अपने आप याद रह जाएगी कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n माइनस 1, और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n माइनस 1 स्क्वायर। तो फर्स्ट और थर्ड एक साथ दिमाग में सेटल हो जाएगी, एक कोने में दोनों को रख दो, दूसरे कोने में इस वाली मैट्रिक्स को रख देना कि भैया एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n माइनस 2 इंटू मैट्रिक्स है। उसके आगे की प्रॉपर्टी बड़ी ही सिंपल सी है, साधारण सी है, कोई बड़ी बात रहे नहीं, ठीक है, कि एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज या एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज सेम वैल्यू देने वाले हैं। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, है ना, पहले ए का ट्रांसपोज ले लो फिर उसका एडजॉइंट ले लो, या फिर पहले आपने ए का एडजॉइंट ले लिया फिर उसका ट्रांसपोज ले लो, सेम ही मैट्रिक्स मिलेगी। ये बात बोल रही है, तो कुछ खास नहीं। ओके 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 ओके, और भी कुछ प्रॉपर्टीज, ये और प्रॉपर्टी मैं बोलूंगा कि बहुत काम की प्रॉपर्टी है कि एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के रेज टू द पावर n माइनस 1 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए, जहां पे k इज अ स्केलर। ओके, तो इस प्रॉपर्टी का प्रूफ देखो कैसे करेंगे, है ना, प्रॉपर्टी ई प्रूफ। देखो बच्चा लोग, हमें पता है कि b इंटू एडजॉइंट b is equal to determinant of b into identity matrix. All of us know that b into adjoint b is equal to determinant of b into identity matrix. b की जगह पे मैं ka रख रहा हूं, ठीक है, b की जगह पे क्या रख रहा हूं मैं, ka रख रहा हूं, है ना, एडजॉइंट ऑफ ka निकालना है क्योंकि। ओके, तो ये बनेगा ka इंटू एडजॉइंट ऑफ ka इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ka इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सही बात, ऐसा बनेगा। ओके, राइट हैंड साइड को देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए क्या बनेगा, के रेज टू द पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज के रेज टू द पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। भूल मत जाना, अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भूलने का नहीं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अपन तब भूल सकते हैं जब ये किसी और मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। कई बार बच्चे ना, अगर आपने ये गलती कर दी, सपोज आप यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं रख रहे तो गलत बात हो जाएगी, फिर आपने स्केलर रख दिया बस इस साइड। राइट हैंड साइड स्केलर, लेफ्ट हैंड साइड इज अ मैट्रिक्स। कैसे इक्वल हो सकते हैं? एक स्केलर और मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं हो सकते। एक मैट्रिक्स मैट्रिक्स आपस में इक्वल होगी। तो अभी ये स्केलर है, तो अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना का बहुत रोल है। आईएन को तब भूल जाना जब इसको अपन किसी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नामो निशान मिटा देना। पर जब तक ये स्केलर से मल्टीप्लाई हो रही है, हटा मत देना इसको। ओके, नहीं तो फिर चीजें गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड भैया एक मैट्रिक्स, राइट हैंड साइड स्केलर बच जाएगा अगर आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हटा दिया यहां पे तो। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? के ए इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए, दैट इज आर लेफ्ट हैंड साइड। ओके बच्चा लोग, अब आप के से डिवाइड कर दीजिए। तो के से जब डिवाइड करेंगे तो यहां पे के की पावर n-1 बच जाएगा। तो a टाइम्स एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के रेज टू द पावर n-1 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सही बात। ओके, अभी भी इधर a फंसा हुआ है, मेरे को एडजॉइंट ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। अभी भी यहाँ पे a फंसा हुआ है। a फंसा हुआ है, कैसे उसको हटाऊं? कि एडजॉइंट a से मल्टीप्लाई कर दूं। क्योंकि देखो एडजॉइंट a से मल्टीप्लाई कर दिया तो एडजॉइंट a इंटू ए क्या बन जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। ओके, तो इसलिए हम लोग प्री मल्टीप्लाई, ठीक है, प्री मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ए से अगर प्री मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे मिलेगा एडजॉइंट ए मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स ए और एडजॉइंट ऑफ के। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो एडजॉइंट ए से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड भी प्री मल्टीप्लाई कर दो। ये तो स्केलर है, इनको तो भले ही आगे रखो कि पीछे रखो, बात बराबर है। ठीक है, आई एन से जस्ट पहले हमने एडजॉइंट ए लिख दिया, एडजॉइंट ए इंटू आई एन लिख दिया, सिंपल। एडजॉइंट ए इंटू आई एन। अब आप चाहो तो आई एन को भूल जाओ, क्योंकि भैया जब मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भूल सकते हैं, बिकॉज अ मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू द सेम मैट्रिक्स। ओके, तो अब भूल जाओ भले इसको। ओके, अब एडजॉइंट ए इंटू ए, ये क्या दे देगा बच्चा लोग अपने को? ये दे देगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये एडजॉइंट ऑफ के ए लिखा है यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ के ए। ठीक है, ये इसको अलग पेन में रख दे, इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ के ए यहाँ पे रखा है। ओके, राइट हैंड साइड देखो, के रेज टू द पावर n-1 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं रखी है मैंने, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए दोनों साइड कैंसिल आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या आपको भी? हाँ जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दोनों साइड कैंसिल आउट, एक स्केलर नंबर है, कैंसिल आउट कर दो दोनों साइड से। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स एडजॉइंट से मल्टीप्लाई हो रही है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई नामो निशान यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड बन गया एडजॉइंट ऑफ के ए, और राइट हैंड साइड क्या है? के रेज टू द पावर n-1 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, कि एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के रेज टू द पावर n-1 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। फॉर एन एग्जांपल, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ एडजॉइंट ऑफ 2a क्या होगा, तो एडजॉइंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n-1 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ a। ओके, क्लियर है? हाँ जी, तो ये रही अगली प्रॉपर्टी। इसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी भी बड़ी ही सिंपल सी है कि एडजॉइंट ऑफ a रेज टू द पावर m या एडजॉइंट a की होल पावर m विल गिव अस दी सेम वैल्यू। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a स्क्वायर या एडजॉइंट a का स्क्वायर सेम वैल्यू देगा, सिंपल। एडजॉइंट ऑफ a क्यूब या एडजॉइंट a का क्यूब सेम वैल्यू देने वाला, मतलब सेम मैट्रिसेस बनेगी, दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आर दी सेम मैट्रिसेस। एडजॉइंट ऑफ ए बी, यहां पे भी रिवर्सल लॉ एप्लीकेबल है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, जैसा ट्रांसपोज के अंदर था, है ना। ट्रांसपोज में भी कुछ ऐसा ही था कि ए बी होल ट्रांसपोज
इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, वहां पे भी रिवर्सल लॉ लग रहा था, इनवर्स में जाके देखोगे वहां पे भी लगेगा, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टीज है। आर वी क्लियर? सिंपल, आगे बढ़ा जाए। नाउ इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस, देन व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए? मैट्रिक्स ए दे रखी है, हमें एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालना है, तो प्रॉपर्टी यूज करते हैं एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। वी नो दैट adjoint of adjoint A is equal to determinant of A raised to the power n minus 2 times मैट्रिक्स A। अब n की वैल्यू क्या है इसके लिए, क्योंकि ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है तो यहां पे n की वैल्यू अपन लोग 3 रखेंगे, तो दैट इज इक्वल टू बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू मैट्रिक्स A, है ना। 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू मैट्रिक्स A अपना आंसर होगा। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A इसकी वैल्यू ये है, सो दैट विल बी आवर आंसर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल लो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, चलो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू, एक्सपैंड किया अबाउट फर्स्ट रो, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस 1, ठीक है, 6 माइनस 1 दैट विल बी 6, देन माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 3 दैट इज 1। ओके, बहुत बढ़िया। उसके बाद में 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 9, 2 minus 9, so that will be equal to 6 minus 2 that is 4 and 3 multiplied by minus 7 minus 21, ठीक है, तो 4 minus 21 that will be minus 18, so determinant of A की वैल्यू आ रही है minus 18, so our required answer is minus 18 times matrix A। ये हमारा आंसर होना चाहिए, minus 18 times matrix A, जो कि ऑप्शन सी के अंदर दे रखा है ना, minus 18 टाइम्स, और ये मैट्रिक्स ए ही लिखा है, तो दैट इज आवर आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी। ऐसा भी हो सकता था कि वो ऑप्शन आपको इस तरीके से दे दे कि माइनस 18 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे। अगर माइनस 18 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा? यस सर, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, है ना, सिंपल। चलिए लेट्स मूव अहेड। If matrix A is this, then what is the value of determinant of adjoint A? Determinant of adjoint A is equal to determinant of A raised to the power n minus 1. The value of n is 3 because order 3 की matrix है, so that will be equal to determinant of A raised to the power 3 minus 1, मतलब determinant A square के इक्वल, है ना। तो ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स के लिए ध्यान रखना कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर, ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स के लिए। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं अपन। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना मिल जाएगा? दैट विल बी 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस 0, 0 ही मिल रहा है, प्लस 1 है ना, माइनस ऑफ माइनस 1 दैट इज प्लस 1, मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 2, ठीक है, तो 9 प्लस 2 11 हो गया, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 इंटू 0 दैट विल बी 0 ओनली, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पे 11 आ गई। तो अपना आंसर क्या होने वाला है? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए दैट इज द स्क्वायर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब यहां पे आंसर आ जाएगा 121, ठीक है, क्लियर है। अगर यहीं पे पूछा होता डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो वो आ जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n माइनस 1 स्क्वायर, मतलब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर 2 स्क्वायर हो जाता, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर 4 हो जाता। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे n की जगह 3 रखोगे तो देखो यही मिलेगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर 4 दैट इज द वैल्यू फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है ना, अगर ये पूछा होता तो, ठीक है, क्लियर। If A is a square matrix of order n such that determinant of adjoint A is equal to determinant of A raised to the power 9, then the value of n can be, determinant of adjoint A क्या दे रखा है? determinant of A raised to the power 9 के इक्वल दे रखा है। ओके, एंड हमें पता है कि इसकी वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A raised to the power n minus 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A raised to the power 9। बेस सेम है तो पावर्स को इक्वेट कर दो कि n माइनस 1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 9, ठीक है, तो n माइनस 1 की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, तो n विल बी इक्वल टू 4, ठीक है, क्लियर है। n माइनस 1 की वैल्यू यहाँ पे -3 मत कर देना बच्चा लोग, क्लियर है ना। तो
क्योंकि देखो अगर n की वैल्यू 2 है ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इफ n बराबर 2 है ना, फॉर n बराबर 2, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n माइनस 2 स्क्वायर, और n की वैल्यू 2 रख रहे हो तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? हाँ जी, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n माइनस 1 स्क्वायर। ओके, तो जब n की वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए के ही इक्वल आ जाएगा इस केस में, है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के ही इक्वल आता है फॉर n बराबर 2, तो n बराबर 2 विल डेफिनेटली नॉट बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, n बराबर 4 विल बी आवर आंसर। क्लियर है? सिंपल। लेट्स मूव अहेड। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो 2013 मेन में पूछा गया। इफ P इज अ मैट्रिक्स इज द एडजॉइंट ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स A एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर 4, देन व्हाट इज द वैल्यू फॉर अल्फा। P क्या है? P है एडजॉइंट, है ना। P क्या है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। P इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A, डिटर्मिनेंट ऑफ A दे रखा है, ठीक है। दिस इज व्हाट, ये हमारे पास वैल्यू गिवन है एडजॉइंट ऑफ A की। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 4 दे रखा है, यहाँ पे एक नंबर है अल्फा, उसकी वैल्यू हमें बतानी है कि व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर दिस अल्फा। तो यार डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए हमें पता है फिर ऑलरेडी, क्योंकि वी नो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n माइनस 1। n की वैल्यू 3 है, मतलब वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के स्क्वायर के इक्वल होगी, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 4, मतलब ये 16 के इक्वल होगा। ओके, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, इसका डिटर्मिनेंट यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ पी किसके इक्वल आना चाहिए? 16 के इक्वल आना चाहिए। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्या आ गया? डिटर्मिनेंट ऑफ 1 अल्फा 3 1 3 3 2 4 4 दैट शुड बी इक्वल टू 16। ये है हमारा पूरा सवाल, समझ गए? क्वेश्चन इतना इजी बन चुका है अभी, है ना, क्योंकि देखो एडजॉइंट ए की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी थी। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए शुड बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए शुड बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, ये कंडीशन हमने लगा दी। ओके, फॉर n बराबर 3, है ना। तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं और अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस 12 0 मिल जाएगा, 4 3 12, 12 माइनस 12 0, माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 6, ठीक है, माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 6 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 6 अगेन, दैट इज इक्वल टू 16। ओके, राइट। तो यहां से ये बन रहा है 2 अल्फा प्लस 3 इंटू माइनस 2 दैट विल बी माइनस 6 इज इक्वल टू 16। तो इधर से 2 अल्फा की वैल्यू आ गई 16 प्लस 6 दैट इज 22, तो अल्फा की वैल्यू 11, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू 11 इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विच इज ऑप्शन बी। सिंपल है। लेट्स मूव अहेड। अब अपन आगे बात करते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की। ओके गाइज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। So if A is a square matrix of order n, if there exists another square matrix B of the same order such that A into B is equal to an identity matrix, या फिर B into A is equal to an identity matrix, है ना। अगर A भी आइडेंटिटी है तो BA भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आने वाली है। ओके बच्चा लोग, तो अगर ऐसी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है A जिसको अपन किसी मैट्रिक्स B के साथ मल्टीप्लाई करें और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, देन B इज द इनवर्स ऑफ A, ठीक है। तो ए का इनवर्स कौन हो गया? बी। ऐसी मैट्रिक्स जिसके साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो कैसी मैट्रिक्स मिल जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, तो इसको अपन बोलेंगे इनवर्स। तो देन ए एंड बी आर कॉल्ड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ईच अदर। नोटेशन इस तरीके से रहेगा, दिस इज द नोटेशन ऑफ ए इनवर्स। लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट 1 अपॉन ए, ठीक है, ये 1 अपॉन ए नहीं है ना। ये ए इनवर्स का मतलब ये नहीं कि 1 अपॉन ए मैट्रिक्स, क्योंकि 1 अपॉन समथिंग मैट्रिक्स डिफाइंड ही नहीं होता, ये चीज नहीं डिफाइंड है। ओके बच्चा लोग, तो बेसिकली A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, नाउ इफ A इनवर्स एग्जिस्ट देन A इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। अब हर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता नहीं है ना, बहुत कम मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और कौन सी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा वो अपन सीखेंगे यहाँ पे। ओके,
तो फॉर्मूला फॉर ए इनवर्स, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ए इनवर्स गाइस। ये किस तरीके से आया, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय इट्स एडजॉइंट, दैट इज ए इनवर्स। ओके, वो इस तरीके से आया क्योंकि हमें पता है कि ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A को यहां पे डिवीजन में लेके आए तो A टाइम्स एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है, इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। तो यही तो हमारी वो मैट्रिक्स B हुई जिसको अपन ढूंढ रहे थे, यही तो वो मैट्रिक्स है ना, यही तो वो मैट्रिक्स है जिसको बी के साथ प्रोडक्ट लेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। मतलब यही हमारी मैट्रिक्स बी है जो कि इनवर्स ऑफ ए है। तो इनवर्स ऑफ ए क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेरी सिंपल, ठीक है। तो इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा बच्चा लोग जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज अ नॉन जीरो नंबर, है ना। मतलब इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तभी जाके ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, देख पा रहे हैं, डिनोमिनेटर में जीरो बन जाएगा। एडजॉइंट हमें निकालना आता है तो एडजॉइंट निकाल लेंगे, उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज अ नंबर जो कि नॉन जीरो नंबर आना चाहिए अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो। ओके, तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला फॉर ए इनवर्स। नाउ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल, मतलब उसका इनवर्स तभी निकाल सकते हैं इफ एंड ओनली इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर का मतलब हो गया कि उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाए। तो नॉन सिंगुलर मतलब कि उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो। If A and B are non-singular matrices of the same order, then AB whole inverse is equal to B inverse into A inverse। फिर से यहां पे वो रिवर्सल लॉ अप्लाई हो रहा है। और वैसे ही अगर ABC का इनवर्स हो, ABC होल इनवर्स इज इक्वल टू C इनवर्स इंटू B इनवर्स इंटू A इनवर्स, है ना। एक रिवर्सल लॉ यहां पे भी अप्लाई हो रहा है जो एडजॉइंट में भी हो रहा था, है ना। एडजॉइंट ऑफ AB इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A, जो कि ट्रांसपोज में भी हो रहा था, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ठीक है, वही यहां पे भी अप्लाई हो रहा है। इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन, है ना, देखो, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज विल आल्सो बी नॉन सिंगुलर, है ना। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो हो गया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज भी नॉन जीरो होगा, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज सेम होते हैं। ओके, सेम वैल्यू होती है दोनों के डिटर्मिनेंट की, चाहे ए का डिटर्मिनेंट लो चाहे ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लो। तो अगर ए इन्वर्टिबल है तो ए ट्रांसपोज भी इन्वर्टिबल होगा, एंड ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालो या ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकाल लो, दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है, ठीक है। ओके, देखो दोनों ना सेम मैट्रिक्स मिलेगी, ए ट्रांसपोज का इनवर्स या फिर ए इनवर्स का ट्रांसपोज विल गेट द सेम मैट्रिक्स। फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, तो ए इनवर्स will be equal to 1 upon determinant of A multiplied by adjoint of A। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखो कितना है बच्चा लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे दिख रहा है 4 इंटू माइनस 3 विच इज -12, -2 इंटू 5 -12 -10 विच इज -22। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई। ओके, तो -22, सो -1 अपॉन 22 मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए। तो 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए हमें ट्रिक पता है कि डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, है ना। 4 एंड -3 इंटरचेंज हो गए तो यहाँ पे -3 एंड 4 मिल गया, एंड ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का साइन बदल दो, ठीक है। सो दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए, सो दैट विल बी आर ए इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/22 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। आप चाहो तो -1/22 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट से अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो ये -1/22 इंटू -3 दैट विल बी 3/22, -1/22 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5/22, ये -2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/11, -1/22 4/22 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे -2/11 बनेगा, राइट। दैट इज आर ए इनवर्स। जब किसी स्केलर को अंदर जाके मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा एक मैट्रिक्स में, ठीक है। फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, तो हमें इसका एडजॉइंट निकालना है ना। पहले डिटर्मिनेंट निकाल लो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है इसकी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू, क्योंकि ए इनवर्स विल बी एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू की जरूरत तो पड़ने वाली है ही, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय +5 -24
-2 है ना, +5 -24 -2 मल्टीप्लाइड बाई -5 -30 -2 मल्टीप्लाइड बाई 4 + 5। ठीक है, ऐसा बनेगा देखो, हाँ जी, -2 मल्टीप्लाइड बाई 4 + 5। तो ये बन रहा है 3 टाइम्स 5 -24 विच इज -19, और ये -2 टाइम्स 35 -35 बन रहा है, तो ये +70 बन जाएगा। ठीक है, 5 + 4 9, 9 इंटू -2, ठीक है, दैट विल बी -18। तो इधर से अपने पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई। ओके, इसी तरीके से हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं बड़ी इजीली, है ना। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हो तो अपन कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू, अच्छा पहले इसको अपन खत्म कर देते हैं, तो ये बन गया -57 -18 +70। ओके, -57 -18, -57 में -8 ऐड होगा तो -65, -65 + 10 है ना, दैट विल बी -75, राइट। तो ये -75 + 70 मतलब -5 बन रहा है, दैट इज द वैल्यू फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई, अब एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे यहां पे। तो द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए, अब अपन थोड़ी मेंटल कैलकुलेशन करने वाले बच्चा लोग, डायरेक्टली मैं एडजॉइंट ए की वैल्यू रखने वाला हूं। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा एडजॉइंट ऑफ ए, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसका मैं कोफैक्टर निकालूंगा। इस एलिमेंट का कोफैक्टर कितना आ गया? +5 -30, +5 -30 विच इज -24 है ना, सॉरी, +5 -24 दैट इज -19, तो -19 यहां पे लिख देंगे इसका कोफैक्टर -19। ओके, सिंपल। अब मैं इसका कोफैक्टर निकालने वाला हूं। अब इसका कोफैक्टर क्या आएगा बच्चा लोग? इसका कोफैक्टर आएगा -5 -30, ठीक है, -5 -30 -35, उसका नेगेटिव दैट इज +35, और वो मैं यहां पे रखूंगा। ठीक है ना, वो मैं इसके नीचे रखूंगा, कॉलम में रखने वाला हूं। इसका कोफैक्टर यहां पे आ जाएगा कॉलम में, क्लियर है? ओके, तो इसका कोफैक्टर 35 आ रहा है। इसके बाद देखो इसका कोफैक्टर निकालते हैं, इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर जो कि आएगा 4 + 5, 4 + 5 9, तो वो यहां पे आ गया, क्लियर। नाउ लेट्स फाइंड द कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट। इस एलिमेंट का कोफैक्टर आएगा -10 + 8, देख लो जरा, -10 + 8 विच इज -2, और -2 का अपन नेगेटिव लेंगे तो यहां पे मिल जाएगा +2, राइट। क्योंकि इसका जो माइनर है, इसका माइनर -2 आ रहा है, इसका कोफैक्टर +2 हो जाएगा। ओके, जिसको यहां पे रख दिया। अब इसका निकालो कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर आएगा -15 + 10, ठीक है, -15 + 10 दिखाई दे रहा है, 3 × -5 -15 माइनस ऑफ -10 दैट विल बी +10, तो -15 + 10 दैट इज -5, तो वही इसका कोफैक्टर है, जो इसका माइनर है वही इसका कोफैक्टर। अब चलिए इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर आएगा 12 - 10 का नेगेटिव, ठीक है ना, ये 12 - 10 2 का नेगेटिव विच इज -2, जो कि अपन यहां पे रखेंगे, सिंपल है। अब आते हैं थर्ड रो पे, तो इसका कोफैक्टर निकालेंगे। इसका कोफैक्टर आएगा 12 - 2, ठीक है, 12 - 2 विल बी 10, तो इसका कोफैक्टर यहां पे रखेंगे अपन लोग। ठीक है, इसका कोफैक्टर एंड माइनर सेम आने वाला है ना, इसका माइनर भी 10 है, इसका कोफैक्टर भी 10 है। ओके, बिकॉज ये A31 है, I + J is an even number for it. Okay, now let's find the cofactor of this element, जो कि आएगा 6 3s are 18, 18 minus of -2 that is 18 + 2 20, और 20 का नेगेटिव लिखने वाले हैं which is -20. Okay, now let's find the cofactor for this element which will be -3 - 2 -3 - 2 that is -5. तो ये अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई। ओके, नाउ आर ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, मतलब -1/5 है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का रेसिप्रोकल -1/5 मल्टीप्लाइड बाय -19 2 10 35 -5 -20 9 -2 -5। ओके, सो दैट इज आवर आंसर। आप चाहो तो -1/5 को अंदर मल्टीप्लाई करो, जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना अंदर। ओके, सो दैट इज आवर ए इनवर्स, सिंपल। ओके, वेरी गुड, है ना।
यहां पे मैट्रिक्स ए दे रखी है, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए इज ऑलरेडी गिवन, हमें ए इनवर्स की वैल्यू बतानी है किसके इक्वल है, क्या वो ए के इक्वल आ रही है या ए स्क्वायर के इक्वल आ रही है या फिर ए क्यूब के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप लोग कैलकुलेट कर लेना। ओके, उसके बाद में आप एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करोगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट विल गिव यू द वैल्यू फॉर ए इनवर्स। इतना करके आप ए इनवर्स की वैल्यू तो आप निकाल ही लोगे। ठीक है, उसके बाद में जो भी ए इनवर्स की वैल्यू आई है, अब आप कंपेयर करोगे क्या वो ए के इक्वल ही आ रही है या फिर वो ए के स्क्वायर के इक्वल आ रही है। अब ए का स्क्वायर कैसे निकालोगे, मैट्रिक्स ए को खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करके आप इसका स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे। तो आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन टू यू गाइज एज एन होमवर्क, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो एंड कमेंट सेक्शन में लिखो कि कौन सा ऑप्शन आपका आंसर आ रहा है। तो ट्राई दिस क्वेश्चन, इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड इट इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू कि आप अच्छे से ए इनवर्स निकालना सीख जाए, तो इसके रिलेटेड ये प्रैक्टिस सवाल है। ओके, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू बी इन्वर्टिबल, है ना, एक ही कंडीशन है कि उसको अपन इन्वर्टिबल बोल सकते हैं अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, और कोई कंडीशन नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। सेकेंड पॉइंट देखना, इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स, है ना, डायगोनल मैट्रिक्स को ना इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो DIA और ब्रैकेट में यहाँ पे K1 K2 K3 Kn, है ना, इस तरीके से भी डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि बेसिकली इस टाइप की दिखाई देगी कि डायगोनल में यहाँ पे K1 K2 K3 एंड सो ऑन अप टू Kn, और बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने वाला है ना, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे गाइस। ठीक है, 0 0 0 0, बाकी हर एलिमेंट जीरो। ओके, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम लोग क्या डायगोनल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, कि डायगोनल में कुछ एलिमेंट्स हो, बाकी हर एलिमेंट जीरो हो। तो डायगोनल मैट्रिक्स का अगर हमें इनवर्स निकालना हो, है ना, और ये नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि डायगोनल में, है ना, नॉन सिंगुलर मतलब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। तो अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है तो इसकी जो इनवर्स होगा ना, अगर इस मैट्रिक्स को मैं ए बोलता हूं तो इसका जो ए इनवर्स आएगा, ए इनवर्स इज देखो K1 रेश टू द पावर -1, K2 रेश टू द पावर -1, बेसिकली ए इनवर्स यहां पे आ जाएगा 1/K1 1/K2 1/K3 एंड सो ऑन इन डायगोनल, और बाकी हर एलिमेंट जीरो। ठीक है, बाकी हर एलिमेंट जीरो। तो दिस इज द इनवर्स ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स। डायरेक्टली ध्यान में रखें, आप इसका इनवर्स निकाल भी सकते हो, आप खुद से भी निकाल सकते हो, देखो तो, है ना, आइडिया में दे देता हूं कि ये कैसा आया 1/K1 1/K2 1/K3 कैसा आया, क्योंकि हमें पता है कि ए इनवर्स क्या होता है बच्चा लोग। ठीक है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये ए इनवर्स होता है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा K1 K2 K3 अप टू Kn, इनका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अगर 3 का होता तो वो K1 K2 K3 हो जाता। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपने पास K1 K2 K3 एंड सो ऑन, इनका मल्टीप्लीकेशन। और एडजॉइंट ऑफ ए देखोगे तो इसका कोफैक्टर देखो, इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर ये आ रहा है ना, इनका प्रोडक्ट। तो एडजॉइंट ऑफ ए में पहले अपन इसका कोफैक्टर लिखेंगे जो कि प्रोडक्ट आ रहा है K2 K3 एंड सो ऑन अप टू Kn का। तो जब आप इसको अंदर डिवाइड करोगे तो 1/K1 बनेगा इस प्लेस पे, देखो 1/K1। बस यही आइडिया है इसके पीछे, बाकी आप डायरेक्टली इसको ध्यान में रखें कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स अपन डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, बस डायगोनल के एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, इट ओनली वर्क्स फॉर डायगोनल मैट्रिक्स व्हिच इज नॉन सिंगुलर। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन, है ना, दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमें मैट्रिक्स ए के बारे में बताना है कि मैट्रिक्स ए है क्या। ओके, तो बेसिकली ए देखो सैंडविच हुआ फंसा है, दो मैट्रिसेस के बीच में सैंडविच हो रखा है ए, आप देख पा रहे हो ना, सैंडविच हो रखा है, इसका सैंडविच बन चुका है। ठीक है, तो एक काम आप ये करो कि अगर आप इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, इसी मैट्रिक्स के इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएंगे। तो थोड़ा डायगोनल से, है ना, ये जो बीच में अभी सैंडविच हो रखा है ये सैंडविच खत्म हो जाएगा। बेसिकली अगर आप इसको सपोज मैट्रिक्स P मान रहे हो, है ना, ये मैट्रिक्स A हो गया, इसको आप सपोज मैट्रिक्स Q मान लेते हो और राइट हैंड साइड सपोज R लिखा है, तो स्ट्रैटेजी समझ रहे हो। A निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले दोनों साइड P इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये बनेगा P इनवर्स इंटू P
इंटू ए इंटू क्यू इज इक्वल टू पी इनवर्स इंटू आर बनेगा राइट हैंड साइड में। अब पी इनवर्स इंटू पी को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल देंगे, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स ए इंटू क्यू इज इक्वल टू पी इनवर्स इंटू मैट्रिक्स आर। ठीक है, अब आई को रखो नहीं रखो बात बराबर है, आप चाहे मत रखो यहाँ पे आई को, क्योंकि आई इंटू एनी मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स ओनली। अब a इंटू क्यू इज इक्वल टू पी इनवर्स इंटू आर, अब आप क्या करोगे, पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे क्यू इनवर्स से। ठीक है, तो a इंटू आप क्या करोगे, क्यू इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे, तो राइट हैंड साइड में देखो p इनवर्स इंटू आर इंटू क्यू इनवर्स, है ना। ताकि देखो q इंटू क्यू इनवर्स, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, a इंटू आई, और राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, स्ट्रेटेजी समझ गए क्या करने वाले हैं, तो बस अपन वही इसमें इस सवाल में करने वाले हैं। सबसे पहले P इनवर्स बताओ, इसका इनवर्स क्या होगा। इस मैट्रिक्स का इनवर्स अपन इजीली निकाल सकते हैं, है ना। इनका डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है 1, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है, दैट इज द इनवर्स फॉर दिस। तो मल्टीप्लाइंग बाई P इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे A इंटू क्यू इज इक्वल टू P इनवर्स इंटू R बन रहा है। ओके, जिसको समझ में आ रहा है, P मैंने इस मैट्रिक्स को लिया, Q इसको लिया, R मैंने इस मैट्रिक्स को ले लिया। ओके, A इंटू क्यू, है ना, यहाँ पे P था, P इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसा मिल रहा है कि P इनवर्स इंटू P इंटू A इंटू क्यू दैट इज P इनवर्स इंटू R। P इनवर्स इंटू P आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, तो AQ इज इक्वल टू P इनवर्स। P इनवर्स क्या हो जाएगा गाइस, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ P, डिटर्मिनेंट ऑफ P 1 बन रहा है। इसका इनवर्स हो जाएगा, डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दिया तो 2 2, और ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स का साइन बदल दिया। ठीक है, ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स का साइन बदल दिया, मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स आर है -2 4 3 -1। तो इनका मल्टीप्लीकेशन कर लो एक बार पहले, तो इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, रो इनटू कॉलम वे से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट रो को सबसे पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो 2 इंटू -2 -4, -1 इंटू 3 -3, -4 -3 दैट विल बी -7। देखो -7 मिल रहा है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया। तो अब फर्स्ट रो को हम लोग सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो क्या मिलेगा, 2 इंटू 4 8, -1 इंटू -1 +1, तो 8 + 1 यहाँ पे 9 मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो -3 इंटू -2 दैट इज +6, और 2 इंटू 3 दैट इज 6 अगेन, 6 + 6 कितना बन गया, 12 बन गया यहाँ पे। अब इसको अपन सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 इंटू 4 -12, एंड 2 इंटू -1 -2, है ना, -12 -2 दैट इज -14। ठीक है, क्लियर है। तो ये अपने पास मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स Q आ गई। ठीक है, अब मैं दोनों साइड Q इनवर्स से मल्टीप्लाई करना चाहूंगा बच्चा लोग, दोनों साइड Q इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करना चाहूंगा ना, Q इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ A बचेगा, और राइट हैंड साइड में क्या बन रहा है, -7 9 12 -14। अच्छा, Q इनवर्स क्या है, मैट्रिक्स Q मैंने इसको माना है, डिटर्मिनेंट ऑफ Q कितना है बच्चा लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ Q आ रहा है 3 3 9 9 -10 -1 बन रहा है। ठीक है, तो Q इनवर्स आ जाएगा 1 अपॉन -1 इंटू, ठीक है ना, 1 अपॉन -1 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, या फिर 1 अपॉन -1 यहां रख दो, 1 अपॉन -1 मल्टीप्लाइड बाय Q इनवर्स अपन लिखेंगे, तो डायगोनल एलिमेंट को हम लोग इंटरचेंज कर देंगे, तो यहाँ पे -3 एंड ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का सिर्फ साइन बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे -5 -2। अब आप चाहो तो इस नेगेटिव को अंदर ले जाओ, इस नेगेटिव को अंदर ले जाके पॉजिटिव बना दो, तो मैट्रिक्स A अपने पास आती हुई दिखाई दे रही है ना, इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट विच इज -7 9 12 -14 मल्टीप्लाइड बाय -1 को अंदर लेके गए इस मैट्रिक्स के अंदर, तो 3 2 5 3 बन जाएगा ये। ओके, 3 2 5 3। देखो क्लियर है बातें। देखो सबसे पहले क्या किया, इसको मैंने मैट्रिक्स P मान ली, A है, Q लिखा है, इज इक्वल टू सब मैट्रिक्स R। सबसे पहले प्री मल्टीप्लाई किया P इनवर्स से, देखो यहाँ पे है ना, P इनवर्स इंटू R लिखा है, P इनवर्स की वैल्यू निकाल ली, इसके इनवर्स की वैल्यू रख दी यहाँ पे, R मैट्रिक्स ये रही R मैट्रिक्स।
ठीक है, तो P इनवर्स इंटू आर का मल्टीप्लीकेशन किया तो ये मिल गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में ए क्यू बचा, ए क्यू इज इक्वल टू दिस। अब क्यू इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई किया हमने, ताकि क्यू इंटू क्यू इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, सिर्फ ए बचेगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि ए इंटू आई इज इक्वल टू ए ओनली, इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई क्यू इनवर्स। क्यू इनवर्स यहाँ पे रख दिया है। अब देखो क्या मिल रहा है अपने पास फाइनली आंसर। फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -7 इंटू 3 -21, 5 9 35, तो 35 -21, 35 -21 दैट विल बी 14, तो इधर ये 14 मिल गया। फिर इसको अपन सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -7 इंटू 2 -14 प्लस 27, ठीक है, 27 -14 दैट विल बी 13, राइट, तो ये मिल गया 13। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 12 3 36, है ना, 5 4 20 एंड ये 70 बन रहा है। 36 -70 बनेगा, देखो 36 -70 है ना, तो वो बन जाएगा 34, ठीक है, -34, माइनस का 34। अब इसको सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 2 24 एंड -56, देखो ये मिल रहा है, ठीक है, सॉरी -52, है ना, 24 -42, राइट, ये मिल रहा है ना। अच्छा, ये 12 2 24 -14 इंटू 3 -42, ठीक है, तो 24 -42 यहाँ पे 630 एंड यहाँ पे 18 मिल जाएगा, माइनस का 18, ओके, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट गाइस। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, है ना। दिस इज आवर मैट्रिक्स ए, क्लियर है, सिंपल है ना। तो ये तरीका आप लोग समझ गए होंगे। तो इधर देखो इन्वर्स का कितना अच्छा यूज आया है इस क्वेश्चन के अंदर ना, कि यहाँ पे पी ए क्यू इज इक्वल टू आर लिखा है, तो सबसे पहले प्री मल्टीप्लाई किया पी इनवर्स से, ताकि पी इनवर्स इंटू पी, यहाँ पे सिर्फ ए क्यू बचेगा। फिर क्यू इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, है ना, पी पता है तो पी इनवर्स निकाल सकते हैं, क्यू पता है तो क्यू इनवर्स निकाल सकते हैं, बस फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का खेल चला है इसके आगे, सिंपल है। चलिए, इफ ax इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन ax का इनवर्स विल बी इक्वल टू, तो इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे कि पहले डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दिया, तो यहाँ पे cos x, ठीक है, cos x बन जाएगा, इंटरचेंज करने पे कोई फर्क पड़ा नहीं। यहाँ पे इनको साइन बदलोगे ना, sin x का साइन माइनस साइन x कर देना, और यहाँ पे माइनस साइन x का साइन प्लस साइन x कर दोगे, तो दैट इज ax का इनवर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? क्या ax के इक्वल ही आ रहा है? क्या ax के इक्वल तो नहीं आ रहा है ना, ax के इक्वल तो नहीं आ रहा। क्या नेगेटिव ऑफ ax के इक्वल आ रहा है क्या? क्योंकि नेगेटिव ऑफ ax क्या होगा, जब आप ax को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे माइनस कॉस एक्स बन जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन एक्स बन जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन एक्स बन जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉस एक्स बन जाएगा, है ना। हर एलिमेंट -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो वो भी नहीं मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है। क्या a ऑफ -x बन रहा है क्या? तो जब cos x की जगह पे -x रखोगे तो इधर तो कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि cos इज एन इवन फंक्शन, माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स बन जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स बन जाएगा जब x की जगह -x रिप्लेस करोगे तो, और यहाँ पे cos x का cos x ही रहेगा। तो यस, ये इसके इक्वल आ रहा है, मतलब ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इजी। अब देखो, if for a non singular matrix A we have a square minus 4a plus I बराबर null matrix, अगर इस टाइप का सिनेरियो दे रखा है, then we can conclude A inverse is equal to 4i minus a by simply multiplying A inverse on both side। ठीक है, अगर एक जैसे अपने पास में इक्वेशन दे रखी है इन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस कि a स्क्वायर माइनस 4a प्लस i इज इक्वल टू अ नल मैट्रिक्स, तो यहां से अपन लोग A इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? A इनवर्स से मल्टीप्लाई करके। तो जब आपने मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स किया, मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, ये देखो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 4a इंटू ए इनवर्स
प्लस आई इंटू ए इनवर्स, और नल मैट्रिक्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे तो नल ही रहने वाली है। ओके, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर क्या बनेगा, वो ए बच जाएगा। ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए। क्लियर है इतनी बात है। ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, तो -4i, आई इंटू ए इनवर्स ही बोल दो उसको, है ना, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एनी मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स ओनली। वही काम यहां पे किया, देखो ए इनवर्स इंटू ए को आइडेंटिटी हमने लिखा है और ये आइडेंटिटी इंटू ए मिल रहा है, तो इधर से ए इनवर्स की वैल्यू आ रही है। बस चलो, ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई, -4i को उस साइड भेजा तो +4i माइनस ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। सिंपल है ना। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना बच्चा लोग कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड इट कैन बी इजीली प्रूव्ड लाइक दिस। इस तरीके से अपन बड़ा आसानी से इसको प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन ही ये बोलती है कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोनों साइड डिटर्मिनेंट लोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो 1 आता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, मतलब इसको लिख दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए पता है तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो सिंपली रेसिप्रोकल कर दो। सपोज डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 4 आ रही है तो ए इनवर्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। ए इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है उसके लिए, ठीक है, सिंपल। चलिए, इफ a non-singular matrix A satisfies this equation then A inverse can be written as, A inverse की वैल्यू क्या होगी, तो इस पूरी इक्वेशन को A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो पूरी इक्वेशन को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा A इनवर्स इंटू ए स्क्वायर -6 इंटू ए इनवर्स इंटू ए प्लस 17 इंटू ए इनवर्स इंटू आई बराबर नल मैट्रिक्स। ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर अपने को मैट्रिक्स ए दे देगा, -6 इंटू ए इनवर्स इंटू ए अपने को मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा, है ना, ए इनवर्स इंटू ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, प्लस 17 ए इनवर्स लिख दिया इज इक्वल टू अ नल मैट्रिक्स। सो द वैल्यू ऑफ 17 ए इनवर्स इज इक्वल टू, इसको उस साइड भेजा तो ये बनेगा 6i माइनस ए, ठीक है, a माइनस 6i माइनस ए। अब डिवाइड कर दो 17 से, तो वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इज 1/17 टाइम्स 6i माइनस ए। ओके, ये अपने पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, है ना, 1/17 टाइम्स 6i माइनस ए, या फिर ऑप्शन सी बोल दे कि -1/17 टाइम्स a माइनस 6i, है ना, इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो ये ऑप्शन सी दिखाई देगा आपको। क्लियर है, इजी है। ओके, तो इसी के साथ आज की कहानी खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ए इनवर्स और एडजॉइंट के ऊपर अच्छी कमांड बना लो, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, एनसीईआरटी साथ के साथ लगाते रहो, ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स भी तो देना है ना इस साल, उसमें भी नंबर लाने हैं। और मैथ्स के अंदर मैं बता रहा हूँ नंबर लाना बहुत ईजी है बोर्ड्स के अंदर। ये जो टॉपिक है ना डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, जो अपन क्लास में पढ़ रहे हैं एज इट इज बोर्ड्स के अंदर है, ठीक है, नंबर लाना बहुत ही आसान रहेगा। बोर्ड्स में भी ऐसे ही सवाल आएंगे कि एडजॉइंट निकाल के बताओ, तो वहाँ पे तो टाइम भी मिलता है, आराम आराम से आप एडजॉइंट निकाल के दिखा देना। तो बोर्ड्स में फोड़ना बहुत ईजी है मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। अगर जेई के लिए अच्छे से तैयारी करी है तो बोर्ड्स की आप चिंता मत करो, साथ के साथ लगा लो क्वेश्चंस, एडजॉइंट के ऊपर क्वेश्चंस लगा लो एनसीईआरटी में से, ठीक है, इनवर्स निकालने के ऊपर क्वेश्चन लगा लो एनसीईआरटी से। तो इतना काम आप एनसीईआरटी के साथ करते रहें, साथ के साथ कंटिन्यूएशन में रखें और अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें बच्चा लोग, ठीक है, क्योंकि ये टाइम है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो कंसिस्टेंसी कैन बी बोरिंग समटाइम्स, कभी कभार लगता हो कि अरे ये क्या है, रोज रोज यही जिंदगी, सुबह उठो, पढ़ने बैठो, क्लासेस करो, फिर सो जाओ, बट एक्सेप्ट कर लो इसको, है ना, इस चीज को, इस जिंदगी को एक्सेप्ट कर लो। जेई के एग्जाम तक, जेई के एग्जाम के बाद में आपकी जिंदगी में चेंजेस आएंगे, ऑफ कोर्स आएंगे, उसके बाद में आप घूमने भी जाओगे, आप फिरने भी जाओगे, शॉपिंग करने जाओगे, नए दोस्त बनाओगे, उस टाइम पे चेंजेस आएंगे उसके बाद। पर अभी मत लाओ उन चेंजेस को, अभी लाइफ को मोनोटोनस रहने दो, कोई बड़ी बात नहीं है, मोनोटोनस रह रही है तो रहे यार, क्योंकि इंपॉर्टेंट साल भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट समय है हमारे लिए, यही फोड़ना है, ठीक है। तो अभी आप नॉलेज इकट्ठी करो, पढ़ते रहो अच्छे से, है ना।
So thank you so much everybody for being a part of this class. See you in the next one. Till then, take care of yourself. Tada, bye bye, have a great day.